यहां हम देखेंगे आर्टिकल जो 14 लिखा है हमारे संविधान में, आर्टिकल 14 की बात करेंगे। आर्टिकल 14 में 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी की बात की गई है। वही समानता, वही इक्वालिटी जिसको प्रेम्बल में दिया गया है, हम उसी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। वही इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 में दी गई है, लीगल इक्वालिटी। इंडियन टेरिटरी में, भारत में किसी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, डोमिसाइल के बेसिस पे, बर्थ प्लेसेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा विद इन द टेरिटरी। अभी पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, इंडियन टेरिटरी की गारंटी दे रहे हैं, और ये हम इंडिविजुअल को दे रहे हैं, सिटीजन्स को नहीं। और इंडियन इंडिविजुअल में सिटीजन्स भी आते हैं, सबको, भारत में रहने वाले सबको, सभी को ये गारंटी है कि उनके साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और हमने हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, विधि के शासन की बात की गई है। जो रूल ऑफ लॉ है वो हमने इंग्लैंड से लिया है। रूल ऑफ लॉ कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, ये डायरेक्टली नहीं दिया गया है। और रूल ऑफ लॉ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रूल ऑफ लॉ होता क्या है? रूल ऑफ पर्सन नहीं होगा, रूल ऑफ किंग नहीं होगा, रूल ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होगा, रूल ऑफ पीएम नहीं होगा। समझ में आया आपको? रूल ऑफ हिटलर नहीं होगा, रूल ऑफ मुसोलिनी नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, जो संविधान में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और संविधान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। हु इज सुप्रीम? ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। हमारा संविधान बड़ा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, और वही सुप्रीम है। सब लोग अपनी पावर्स को वहीं देखते हैं, सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहीं देखते हैं। जहां भी कहीं एम्बिग्यूटी होती है, हम उसी को कंसल्ट करते हैं। और हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान की एक खास विशेषता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से चलता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से चलता है। हमारी जुडिशरी वही कहते हैं, वही बताते हैं जो हमारे संविधान में लिखा है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चलता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मतलब होता है सम्यक विधि की प्रक्रिया के हिसाब से। संविधान छोटा है, इंटरप्रिटेशन जुडिशरी पे डिपेंड करता है। जुडिशरी क्या इंटरप्रिटेशन करती है? हमारा संविधान का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से होता है, विधि की स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, उसी को इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन अभी हमारी जो जुडिशरी है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ट्रेंड पर चल रही है। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो आर्टिकल 21 में नया नया इंटरप्रिटेशन दिया गया है, संविधान में एक्सपेंशन किया गया है। अभी हमारा जो जुडिशरी है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से भी चल रही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, हम जो विधि के शासन की बात कर रहे हैं, और विधि के शासन में दो डायमेंशन है। एक इक्वालिटी बिफोर लॉ है, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ है कानून का शासन। विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमारे संविधान में दिया हुआ है और ये हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है, यहां पर कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक।
लेकिन जहां हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने जो लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। विधियों का समान संरक्षण एक हमने इंग्लैंड से लिया है, एक हमने यूएसए से लिया है। हमने दोनों चीजों को लिया है। दोनों चीजों को हमने इसलिए लिया है, दोनों चीजों को हमने इसलिए लिया, उसके पीछे कारण है। पहला जो मैंने आपको बताया उसमें कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। लेकिन ध्यान से सोचने की बात है कि पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होती हैं। एक कानून किसी बच्चे के लिए बनाया जाता है, जरूरी नहीं कि वो 50 साल के आदमी के लिए बनाया जाए। एक कानून जो हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो केरला में भी लागू हो। एक कानून जो हम गुजरात में बना रहे हैं, जरूरी नहीं वो अरुणाचल प्रदेश में भी लागू हो। एक संविधान में एक कानून हम एसटी के लिए बना रहे हैं, इसका जरूरी नहीं एससी के लिए भी लागू हो। हर व्यक्ति की, हर कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट, कानून की रिक्वायरमेंट, परिस्थितियां सब अलग अलग होती हैं। उसी हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। तो पहला वाला जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए एक जैसा कानून है। दूसरा वाला जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्लासेस के हिसाब से है। अगर हम आईएएस का एग्जामिनेशन देते हैं तो आईएएस के एग्जामिनेशन में सबको एक जैसा माना जाएगा। किसी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन हमारे यहां हमें वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावर करना है, महिला सशक्तिकरण करना है। हमारे यहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं वो समाज में बहुत पिछड़े रहे हैं, वो बहुत बैकवर्ड रहे हैं, पिछड़े। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें समाज की मुख्य धारा में लेके आना है, हमें मेन स्ट्रीम में लेके आना है। क्या कर सकते हैं हम उन्हें आरक्षण दे सकते हैं, हम उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम यूपीएससी में हम उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखेंगे। लड़कियां फॉर्म फ्री भर सकती हैं, कोई पैसा नहीं देना होगा। हम शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं। ये सब उनको मुख्य धारा में लेके आना है, मेन स्ट्रीम में लेके आना है। ये मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र से लड़कियां कम ली जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट से लड़कियां ज्यादा ली जाएंगी यूपीएससी में। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये पक्षपात है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो हमने हमारे संविधान में इन चीजों को, दोनों चीजों को अडॉप्ट किया है। दोनों के एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत में क्या रूल ऑफ लॉ की इक्वालिटी है? क्या भारत में रूल ऑफ लॉ है? क्या वो रियलिटी में है? क्या रूल ऑफ लॉ रियलिटी में है भारत में या नहीं है? अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपको बताना होगा रूल ऑफ लॉ के लिए आर्टिकल 14 को एक्सप्लेन करना है, रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करना है, रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको बताना है, दोनों डायमेंशंस के बारे में आपको बताना है। ये थ्योरेटिकल बात हो गई, ये थ्योरेटिकल बात हो गई। उसके बाद हमें रियलिटी में बताना है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। फिर बताना होगा, हमें हमारा उदाहरण देना होगा प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के बारे में कि कोल स्कैम में उनको कोर्ट में आना पड़ा, प्रधानमंत्री हुए तो क्या हुए। अभी हम बिहार के इलेक्शन की बात कर सकते हैं कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। मतलब हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि किसी भी की पावर क्यों ना हो, लेकिन वो भी कानून के सामने बराबर है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह। और ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। पहले तो हमने संविधान में बताया, फिर हमने रियलिटी में बताया, फिर हमें लिमिटेशन बतानी होंगी। लिमिटेशन में हमें ये बताना होगा कि रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शन क्या है,
हमें वहां उदाहरण देना होगा, डिप्लोमेट्स के बारे में बताना होगा। अभी गुड़गांव में जो घटना हुई उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम डिप्लोमेट्स के बारे में बता सकते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ लॉ का एक्सेप्शन है। हम हमारे राष्ट्रपति के बारे में बता सकते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, उनके टेन्योर के दौरान उनके खिलाफ कोई भी केसेस दर्ज नहीं किए जा सकते हैं। एक्सेप्शन है, उसके बारे में प्रोसीजर है वो अलग है, बट फिर भी उनको एक स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। हम हमारे राज्यपाल के बारे में वही लिख सकते हैं। हम बता सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में कानून के शासन के बारे में कुछ इस तरीके से जो पॉइंट्स आपको बताने होंगे। आंसर आपका वही होगा, एक तरफ आपको हमें संविधान में क्या है वो बताना होगा, रियलिटी में क्या है वो बताना होगा, लिमिटेशंस क्या हैं, क्या किया जाना बाकी है वो हमें बताना होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये मैंने आपको आर्टिकल जो बताया, मैंने अभी आपको आर्टिकल 14 के बारे में बताया। आर्टिकल 14 जो है लीगल इक्वलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। फिर हम लीगल इक्वलिटी की बात देखेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आर्टिकल 15 के बारे में होगा। आर्टिकल 15 के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 15 में सोशल इक्वलिटी की बात की गई है, सामाजिक समानता की बात की गई है। सामाजिक समानता की जो बात की गई है उसमें आप देखेंगे किसी को भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, बर्थ प्लेसेस के आधार पर, मतलब ये आधार है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आपके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। कि नहीं साहब आप किसी नल पे बैठे हैं, आपको बोला गया नल आप नहीं छू सकते हैं, या आप इस पब्लिक प्लेस पर नहीं आ सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन भारत में मंजूर नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा आर्टिकल जो है, ऐसा प्रोविजन हमारे संविधान में क्यों लाया गया, क्या उसके पीछे उद्देश्य है? भाई कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी तो होगी, असमानता तो होगी, डिस्क्रिमिनेशन तो किया जाता होगा, इसीलिए आर्टिकल लाया गया। किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रोका गया उसको। लेकिन महिलाओं के लिए तो अलग से कानून बनाए जा सकते हैं ना, बच्चों के लिए तो अलग से कानून बनाए जा सकते हैं ना, उनकी कंडीशन है। देखो हमने दोनों कॉन्सेप्ट पहले बता दिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप नहीं, आप तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को आप वायलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। उनकी स्पेशल कंडीशन है वो, हम किसी आधार पर पक्षपात नहीं कर सकते। लेकिन रियलिटी में सोचिए आप, हम महिलाओं को समानता का अधिकार दे रहे हैं, मिला आज तक? सोचिए आप, भारतीय समाज कहां, हम सिर्फ सुषमा स्वराज की बात कर लें, हम सिर्फ जयललिता जी की बात कर लें, हम सिर्फ मायावती जी की बात कर लें, हम सिर्फ स्मृति ईरानी जी की बात कर लें, तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट हो जाता है? नहीं। आज भी हम इंडिया में रहते हैं और भारत गांव का देश है। महिलाओं की स्थिति आप गांव में जाके देखिए, आज भी दहेज की प्रथा उनके साथ, दहेज प्रथा, दहेज के लिए कानून नहीं बनाए गए, आज भी बनाए गए। आज हमारा सेक्स रेशियो को देख सकते हैं आप उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस देख सकते हैं। हमारे भारत का कल्चर रहा है, हमने उनको देवियों के रूप में पूजा है, लेकिन उनकी जो एक्चुअल कंडीशन है, जिस समानता की हम बात कर रहे हैं, क्या हमने जिस उद्देश्य से उस आर्टिकल को लिखा गया है, क्या वो आर्टिकल आज अचीव हो पाया है? सोचना हमें ये हमें सोचना है, और यही हमारा संविधान पढ़ने का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उस चीज को थॉट प्रोसेस में लेके आइए। क्या हम भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं? हम भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमारी मानसिकता में है ये। अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम सुपीरियर हो गए, अगर हम हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा कम सुपीरियर है, हम मराठी बोलते हैं तो इसका मतलब ज्यादा ही सुपीरियर नहीं है, ये मराठी बोलता है सिर्फ। हम भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन मानसिक रूप से कर रहे हैं। हम मराठी स्कूल में पढ़ते तो हमें फीस कम देनी पड़ती है,
नहीं किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां बहुत पैसा लगता है, जहां बहुत पैसा लगता है, वो कॉन्वेंट है, वहां तो फाइन लिया जाता है। अगर आप मराठी में बोलते तो आपको 50 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? किस लिए देना पड़ेगा हमें 50 रुपए का फाइन? क्या हमारा कल्चर नहीं है? क्या हमारे भाषा के साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है? भाषा के आधार पर हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है? भाषा का एक आधार है, क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, कभी कभी वो हिंसा का शिकार हो जाते हैं, वायलेंस का शिकार हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? बीच में आपने घटनाएं सुनी होंगी। तो हमें देखना होगा कि संविधान में जिन आर्टिकल्स को दिया गया है, जिन आर्टिकल्स का ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, क्या उनका असली उद्देश्य, क्या उनका ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त हो पा रहा है, क्या हमें गोल्स प्राप्त हो पा रहे हैं, ये सोचना है। यही मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जो है मुद्दे हैं। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं सीधे सीधे यही पूछूंगा आपसे, ध्यान रखिएगा आप। हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं। हम आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो हमारे संविधान में गारंटी दी हमें कि भारत के जो नागरिक हैं उन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इक्वलिटी है ये। इक्वलिटी किसके लिए? फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वलिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। आप आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, या आपका कोई बर्थ प्लेस हो, ओरिजिन हो, या आप लड़की है लड़का है, इस बेसिस पे आपके साथ कोई भी पक्षपात नहीं होगा। सबको समान समझा जाएगा। लेकिन हमने दूसरा कॉन्सेप्ट भी लिया है, यूएसए वाला, वही हमें बार बार परेशान करता है। पहला तो बराबर है सब। बराबर का मतलब क्या होता है? किसे बराबर कहते हैं? बराबरी किसे कहते हैं? समाज ने हर चीज को बराबर नहीं बनाया, हमारे गॉड ने हर चीज को बराबर नहीं बनाया। हमारे नेचर में भी इनइक्वालिटी है, असमानताएं हैं। लेकिन हमने जानबूझ के क्या किया है, कुछ इस तरीके से हमारा जो इंजीनियर, हम थोड़ा बात कर लेते हैं, इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग किया होगा। इंजीनियर होता क्या है? इंजीनियर का मतलब होता है कि इंजीनियर किसी चीज को सही कर लेता है। एसी खराब हो गया, एसी बनाने वाला एक इंजीनियर होगा, उसने एसी बनाया होगा। और खराब भी हो जाता है तो इंजीनियर ही बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसमें पत्थर मार के उसको सही कर लो। वो इंजीनियर आएगा, वही देखेगा क्या गड़बड़ी क्या है। ऑटोमोबाइल्स में कोई गड़बड़ी हो जाए, कारों में कोई गड़बड़ी, कार का इंजीनियर आएगा। तो इंजीनियर का काम होता है किसी सिस्टम, जो खराब सिस्टम है, उस सिस्टम को सही करना। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की बात की गई है, सोशल जस्टिस की बात की गई है। सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? सबको रोटी कपड़ा और मकान हो, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन न करता हो, कोई बहुत गरीब ना हो, बहुत अमीर ना हो, इतना भी कोई गरीब ना हो कि एक अमीर उसको खरीद सके, और कोई इतना भी अमीर ना हो जाए कि एक आदमी को खरीद ले। ऐसी इनइक्वालिटी नहीं हो सकती है। सामाजिक न्याय का मतलब हो सबको बराबर का हक हो, सबको प्रतिष्ठा की समानता हो, सबको डिग्निटी का राइट हो, सबको प्रेस्टीज का राइट हो, सब लिबर्टी इक्वलिटी की खुशबू ले सकें, उस लोकतंत्र को जी सकें, समझ सकें। किसी को ये नहीं होना चाहिए मन में कि आज ये लोकतंत्र नहीं है, ये किसी व्यक्ति ने लोकतंत्र को जेब में रख लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र उसके कारण चल रहा है, डेमोक्रेसी उसके कारण चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। बहुत बड़े बड़े विचारक जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, जॉन रॉल्स की बात करेंगे जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। मैं सोशल इंजीनियरिंग की बात करता हूं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करता हूं। इंजीनियर, समाज में अव्यवस्था है, समाज ठीक नहीं है, समाज में कुछ गड़बड़ियां हैं, उस समाज को हमें ठीक करना है। किस तरीके से? सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा।
और जो इंजीनियर होगा वो सोशल इंजीनियर होगा, उसका नाम होगा सोशल इंजीनियर। ये नया इंजीनियर है, ये सोशल इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब तो आप समझ सकते हैं, जो समाज की गड़बड़ियों को ठीक करता हो वो सोशल इंजीनियर है। अब सोशल इंजीनियर कौन है? हमारे एग्जीक्यूटिव। ये सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। हमारी संसद भी एक सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। कैसे कानून बनाती है, हमारा समाज कैसे ठीक होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे ठीक होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे इफेक्टिव होगा। हमारी न्यायपालिका भी सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है कि लोगों को सामाजिक न्याय कैसे दिया जाए, सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया जाए। हमने जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स निकाले और हमने संविधान में समानता दे दी कि सबको समानता दी जाएगी। किस बात की समानता, कैसी समानता? जब हम आईएएस के एग्जाम में जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कोचिंग किया है, बहुत पैसे उनके पास, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास मैगजीन है, पेपर है, कोचिंग है, सब है। आपके पास लाइट भी है, 24 आवर्स लाइट आती है आपके पास, कभी जाती भी नहीं है। एक गांव में बच्चा पढ़ रहा है जिसके पास केरोसिन समझ सकते हैं ना, अपना वो लैंटेन लगाता है, उससे पढ़ता है, क्योंकि उसके पास लाइट नहीं हुआ, किताबें भी नहीं है। आपके पास द हिंदू पेपर एक दिन लेट आता है, उसके पास तो आता ही नहीं है। आपके पास एक दिन लेट तो आता है, उसके पास तो आता ही नहीं है। और आपने आईएएस के फॉर्म निकाल दिए, यस सभी लोग आईएएस बन सकते हैं, सबको संविधान ने समानता दी है। किस बात की समानता, कैसी समानता है ये? एक बच्चा जो गांव में पढ़ रहा है, ये उसका दुर्भाग्य है कि गांव में पढ़ रहा है, उसका दुर्भाग्य है कि उसको ठीक से टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, दुर्भाग्य है कि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। वो कैसे आईएएस के सपने देख सकता है, वो कैसे आईएएस बन सकता है? तो हमारे सरकार की ये सोशल इंजीनियरिंग होगी कि हमारी सरकार जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए, स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उनको किताबें दे, उनको कोचिंग दे, और जब वो आपकी बराबरी पे आ जाएं, फिर उनको बोले चलो बेटा आईएएस का एग्जाम दो। हाँ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे आईएएस में बहुत सारे सिलेक्शन नहीं पा पाए, सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं, उनका रेशियो कम है, तो उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। हाँ भाई, शेड्यूल कास्ट को 21% रिजर्वेशन दे दिया है। हाँ भाई, ओबीसी को चलो 27% रिजर्वेशन दे दिया है। क्यों रिजर्वेशन दिया गया? इसलिए कि समाज में पिछड़े थे, ताकि समाज की मेन स्ट्रीम में आ जाए और सामाजिक न्याय मिल पाए, सारा समाज एक जैसा हो जाए। इसलिए आरक्षण की बात उठी है, इसलिए रिजर्वेशन की बात उठी। जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा संविधान बना था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर 10 साल के रिजर्वेशन था। 10 इयर्स एक्सटेंड होता रहा, वो हर 10 साल में एक्सटेंड होता रहा। भाई कभी तो आप रिव्यू करते कि जिस सामाजिक न्याय की बात की थी, जिस सोशल जस्टिस की बात की थी, जिस उद्देश्य के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? क्या ऐसा तो नहीं कि जरूरत से ज्यादा हो गया है? किसी खेत में अगर आप पानी लगा रहे हैं, कहीं पानी ऐसा तो नहीं कि ज्यादा हो गया है, देखना भी तो पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस देते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में किसी को रिजर्वेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा है, और फिर जब समाज में असमानता होती है, फिर हार्दिक पटेल जैसे लोग खड़े हो जाते हैं आरक्षण के लिए। फिर गुज्जर कम्युनिटी के लोग आरक्षण के लिए, वहां भी पॉलिटिक्स होने लगती है। दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेन रोक दी जाती है, हाईवेज रोक दिए जाते हैं। ये आरक्षण को लेके क्या हो रहा है? आरक्षण को लेके मंडल कमीशन आपको पता हो, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। पहले आरक्षण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अरे सबके लिए आरक्षण जब हो जाएगा, तो फिर कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो जनरल में होगा? जब सब आरक्षण में ही होंगे, तो फिर आरक्षण का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। फिर तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आरक्षण का मतलब आरक्षण मिलेगा ही नहीं आपको। फिर तो आप चांस छोड़ दीजिए अपना। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो राजनेता जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, वो इसको वोट बैंक के द्वारा उसको देखते हैं। हर आदमी जो अपनी रोटियां सेकता है,
गर्म तबाह हो जाता है, रिजर्वेशन की बात हो जाती है शुरू, हर आदमी बोलता है हाँ भाई, तो हम तो आपके फेवर में हैं। आप देखिए इंदिरा साहनी का केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप रिजर्वेशन की बात करेंगे इंदिरा साहनी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है वो, उसको समझना बहुत जरूरी है आपको। मुझे लगता है कि जो रिजर्वेशन की बात है, जो आरक्षण की बात है, आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? क्या आर्थिक होना चाहिए कि सामाजिक होना चाहिए? उसको डिफाइन करने की जरूरत है। किस तरीके से आरक्षण दिया जाए? जो आरक्षण का जो ड्रीम देखा गया था कि आरक्षण के द्वारा लोगों को समाज की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, क्या वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है अभी वक्त आ चुका है कि जब एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, एक समिति बनाई जानी चाहिए जो आरक्षण की पुनः समीक्षा करे और देखे कि कौन कौन जातियां हैं जिनको आरक्षण मिल चुका है, जो समाज में प्रॉस्पेरिटी गेन कर चुकी हैं, और कौन से तबके, कौन से वर्ग, कौन से क्लास ऐसे हैं जिनको अभी आरक्षण की जरूरत है। कमेटी अपनी सिफारिश दे, और कमेटी ने भी अपनी जो सिफारिश देनी चाहिए वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए, उसको भी ईमानदारी से काम करना होगा। और रिपोर्ट देने के बाद फिर डिसाइड किया जाए कि अब रिजर्वेशन, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये देश हित में है। समाज में जब भी कोई तबका पीछे जब रह जाता है, जब वो पिछड़ जाता है, विद्रोह की भावना अपनाता है। सबको विकास का मतलब ही होता है सबका विकास और सबके साथ, उसे हम विकास कहते हैं, वही एक डेवलपमेंट होता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीति की जरूरत होनी चाहिए, किसी राजनीति की जरूरत है। आरक्षण के मुद्दे पर, अब आरक्षण के मुद्दे पर क्या वो प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए? क्या वो एडमिशन में भी होना चाहिए? क्या वो सिर्फ नौकरी के लिए होना चाहिए? नहीं, प्रमोशन के लिए भी होना चाहिए। ये बड़े बड़े मुद्दे निकल के आ रहे हैं कि प्रमोशन में होना चाहिए, नौकरी में होना चाहिए। इंदिरा साहनी का केस देखिए, और आपको यह भी देखना होगा कि इस रिजर्वेशन को लेके हमारी संसद ने कौन कौन से संविधान में संशोधन किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी सरकार ने कौन कौन से संविधान में संशोधन किए हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट किए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट रिजर्वेशन के लिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजन हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 50% का जो लिमिटेशन दिया है, वो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कौन कौन से स्टेट्स में है, और आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए। हम आरक्षण का आधार ये भी देख सकते हैं। किसी बच्चे को आरक्षण का आधार देखना है तो हमें देखना है कि पब्लिक स्कूल में पढ़ा है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, उनके पापा की इनकम क्या है, घर में 4 व्हीलर है या नहीं है, 2 व्हीलर कितने हैं या 4 व्हीलर कितने, गाड़ी कौन सी है, पापा कितना कमाते हैं, मम्मी कितना कमाती हैं, वो अर्बन एरिया में रह रहा है या रूरल एरिया में रह रहा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके परसेंटेज क्या रहे हैं, वो पढ़ने में कैसा रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स। अगर हमें लगता है कि वो कुछ गरीब तबके से है, क्या समाज में बैकवर्ड होने का मतलब क्या है, पिछड़ा हुआ कैसे कह सकते हैं। एक आदमी दौड़ ही नहीं पाता तो उसके लिए क्या किया जाए। पिछड़े का मतलब ये नहीं कि दौड़ नहीं पाता है समाज में, पिछड़े का मतलब है कि कुछ उसके पास स्पीड ब्रेकर है इसलिए नहीं दौड़ पा रहे हो। दौड़ सकता है बराबर का, लेकिन क्यों? बिकॉज उसके साथ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। तो सरकार को वो दूर करना है। अगर सामाजिक न्याय की बात करनी है, सोशल इंजीनियरिंग की बात करनी है, तो हमें कुछ इस ढंग से सोचना होगा, बहुत अच्छे तरीके से सोचना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मुद्दे पर जब भी कभी एनालिसिस आता है, जब भी कोई एडिटोरियल आता है, या जब भी कभी हार्दिक पटेल जैसे व्यक्ति जो हैं जब आरक्षण के मुद्दे की बात करते हैं, तो उसके कारणों को टटोला जाए कि कहीं ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है, कहीं ये समाज को गुमराह करने की बात तो नहीं है,
कहीं ये राजनेताओं की चाल तो नहीं है? देश किस डायरेक्शन में जाएगा, देश को जरूरत क्या है, क्या होना चाहिए, एक मंथन कीजिए आप उसको, एक सोचिए, विचारिए उसको, समझिए, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन लिखिए। अच्छा, ये निबंध के काम आएगा, ये सब्जेक्ट में काम आएगा, ये हर जगह काम आएगा। ये हमारे लिए एक ऐसा इशू है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम इसके फेवर में बोल सकते हैं और ना ही हम इसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे आगे कुआं है और पीछे खाई, मरना दोनों जगह है। अब मरना कहां पसंद करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुएं में गिर के या खाई में गिर के। तो आरक्षण वाली बात भी वैसी है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते खत्म कर देना चाहिए, समाज में कुछ तबका ऐसा है जिसको रिजर्वेशन की जरूरत है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते रिजर्वेशन चालू रहना चाहिए। बट एक्चुअल हकदार कौन है? समस्या तो ये है, मुद्दा तो ये है। तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल से रिलेटेड मुद्दा क्या है मैंने आपको समझा दिया है। इस मुद्दे पे आप आगे कायम रहेंगे। आप बेसिक नोट्स को देखेंगे, क्लास के नोट्स को देखेंगे, उसको ठीक से पढ़ेंगे, अब विचारों को अपने डेवलप करेंगे। ये मेन कंसर्न वही है, मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में पास होने के लिए एक इंटेलेक्चुअल होने की बहुत ज़रूरत है, एक थॉट प्रोसेस की बहुत ज़रूरत है। थॉट प्रोसेस भी कहीं बाइस नहीं होना चाहिए, वो हेल्दी थॉट्स होने चाहिए आपके, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। हम आर्टिकल 17 की बात करेंगे, जिसमें हम एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, छुआछूत के अंत की बात की गई है। यहां एक सबसे खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है, ये आर्टिकल क्यों जोड़ा गया, ये आर्टिकल का संविधान में क्या उद्देश्य है। कहीं ना कहीं तो भारत में अनटचेबिलिटी की बात रही होगी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां मनुस्मृति की हम बात करते हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर वेदों के वाक्य को सुन ले तो उसके कानों में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, वो कहीं बाहर निकलता है तो उसको एक बर्तन लगा लेना चाहिए और तेजी से बजाना चाहिए, जिससे कि कोई पंडित व्यक्ति जो है, कोई ब्राह्मण व्यक्ति है या कोई दूसरा व्यक्ति है, वो अशुद्ध न हो जाए। हम ऐसे भारत की बात करेंगे। हम ऐसे भारत की बात करते हैं जहां इस जाति के नाम पर लोगों को क्लास से बाहर बैठना पड़ा है, क्लास के पीछे बैठना पड़ा है, मंदिर में घुसने की आज़ादी नहीं थी। हम ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिस देश में हमने जन्म लिया है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने अपने संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ दिया, एक आर्टिकल जोड़ दिया कि छुआछूत का अंत करेंगे हम। हमें समझना यह है कि जिस आर्टिकल को जोड़ा गया, जिसके द्वारा कानून बनाए गए कि अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। सोचने की बात यहाँ ये है कि क्या ये वास्तविकता में है? क्या आज हमारा समाज, आज समय बदल गया है, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज हमारा लिटरेसी रेट काफ़ी बड़ा है, आज लोग इंटेलेक्चुअल भी हुए हैं, लेकिन आज फिर से मैं वही बताना चाहता हूँ कि आज भी भारत गाँवों का देश है। गाँव में आज भी अशिक्षा है, इलिटरेसी है। आज हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोगों के अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हैं। लोग कहीं ना कहीं जाति धर्म में फंसे हुए हैं। अगर हम बिहार इलेक्शन की बात करते हैं तो बिहार इलेक्शन में अगर आप देखेंगे कि जब भी नेताओं की कोई भी स्पीच होती है तो वो जाति के आधार पर होती है, वो धर्म के आधार पर होती है। क्या हम आज धर्म और जाति के आधार से ऊपर नहीं उठ पाए हैं? आज हम जाति और धर्म के आधार पर ही फिर भी वही बातें कर रहे हैं। आज हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब बिहार के इलेक्शन की बात करते हैं और सब जितने भी नेता हैं, इवन हमारे प्रधानमंत्री भी जाके जाति और धर्म के आधार पर ही बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें विकास के रास्ते पे आगे जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि वो क्यों बोलना चाह रहे हैं, किस लिए बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भी वही था
हमारे माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय जो हैं, उन्होंने भी टॉलरेंस की बात की, उन्होंने भी टॉलरेंस की बात की। बिहार के इलेक्शन में बहुत सारे नेता जो हैं जातीय धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं और पूरा समीकरण ही उसे बेस पे बना हुआ है। जब हम मॉम की बात करते हैं, जब हम अपने इसरो के अचीवमेंट की बात करते हैं, जब हम एक लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में आगे आ रहे हैं, हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर हम कहां पिछड़ रहे हैं और क्यों पिछड़ रहे हैं? क्यों हम जातीय धर्म के चक्कर में आज भी फंसे हुए हैं? क्या हमारे वोट बैंक के लिए जाति धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या बहुत महत्वपूर्ण है? ये सोचने वाली बात है। ये हमारे एथिक्स की बात है कि आज व्यक्ति अपने स्वार्थों के चक्कर में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में कुछ भी कर रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज तो ये बोल रहे हैं कि हम तुमको रंगीन टीवी भी दे देंगे, हम तुमको साड़ी भी दे देंगे। क्यों दे रहे हैं आप उनको रंगीन टीवी? क्यों दे रहे हैं आप उनको साड़ी? आप उनको नौकरी दीजिए, आप उनको शिक्षा दीजिए, आप उनको खाना दीजिए। ये कलर टीवी देखने से क्या होने वाला है? ये तो भौतिकवाद की बात है, ये तो मैटेरियलिस्टिक होने की बात है। आप उनको एक टीवी दे देंगे, कितने दिन चलेगी वो टीवी? और टीवी के लिए भी भाई बहन में झगड़ा होगा, वो बोलेगा आधी टीवी मेरी, वो बोलेगा आधी टीवी मेरी है। तो आप तो वायलेंस की बात कर रहे हैं। उनको इस लायक बनाइए कि 50 टीवी खरीद सके, वो खुद टीवी बना सके और ऐसी टीवी बना सके जो साउथ कोरिया चली जाए। यहां से साउथ कोरिया से मंगानी नहीं चाहिए हमें, वो भेजनी चाहिए हमें। इंडिया में हब बनना चाहिए। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि पटना में टीवी बनेंगे, हर घर में टीवी बनेगी, जो लड़का पढ़ नहीं पाएगा टीवी बनाएगा, कोरिया भेजेगा वो। हम कोरिया से टीवी मंगाना बंद कर देंगे, हम वहां से ऑटोमोबाइल्स बनाना बंद करेंगे, हम भेजेंगे वहां। हम ये क्यों नहीं बात करते हैं? तो वही मैं बताना चाहता हूं कि संविधान लिखना और उनके ऑब्जेक्ट पूरा होना, ये बहुत अलग अलग बातें हैं। किसी चीज संविधान में लिखना अलग बात है। हमने घर के संविधान को बना लिया है, आइडियलिस्टिक बना लिया है, बस संविधान है, करते हम कुछ और हैं। ऐसे संविधान का क्या फायदा है? वो तो फॉर्मेलिटी है। आज हम देखेंगे कि हमारे देश में दलितों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं, उनकी महिलाओं को पीटा जाता है। तो क्या हम रियलिटी में जो संविधान में हमें मिला था, क्या हम अचीव कर पाए हैं? हमें कैसे मिलेगा वो? हमारे शेड्यूल कास्ट कमीशन क्या कर रहा है? क्या उसका वार्षिक रिपोर्ट क्या था? राष्ट्रपति को उन्होंने क्या सौंपा? क्या उनकी स्थिति है आज? क्या अगर ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो क्या हमारा प्रशासन क्या करता है उस पर? आर्टिकल 17 का जो ऑब्जेक्ट्स है वो तभी पूरा हो पाएगा जब हमारी नियति साफ हो, जब हमारे देश के नागरिक उस आर्टिकल को समझें, उसके महत्व को समझें, उसके सिग्निफिकेंस को समझें। और मुझे लगता है इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, इसको मानसिकता को बदलने की जरूरत है, उस मेंटेलिटी को बदलने की जरूरत है। और वो बदलेगी कैसे? जब बड़े बड़े नेता जो हमारे कर्णधार हैं, जो हमारा देश चला रहे हैं, जब वो जातीय धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं तो आर्टिकल 17 फेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 18 की बात करेंगे। आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों के अंत की बात करेंगे हम। मान लिया आपने अपना नाम रख लिया राजा बाबू, रख सकते हैं आप। राजा भैया रख सकते हैं आप। या आपका नाम पूछा क्या नाम है, अवध के नवाब, रख सकते हैं आप। बट आपने अपने आगे एक टाइटल लगा देना कि राजा साहब ऑफ ग्वालियर, राजा साहब ऑफ हैदराबाद, ये ऑफिशियल नहीं हो सकता है। और बहुत सारे टाइटल भी लगा सकते हैं आप, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण,
पद्म विभूषण रख सकते हैं आप। एक्चुअली बीच में मना कर दिया गया था टाइटल्स के लिए, बीच में टाइटल्स के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स समाज में सब लोग समानता महसूस कर सकें, सब लोग समान महसूस कर सकें, इसके लिए इसका उद्देश्य ये था, ऑब्जेक्ट ये था कि सब समान समझें। लेकिन हमारी माननीय ऑनरेबल जो हमारी जुडिशरी है, जो न्यायपालिका, उन्होंने एक अपना मत व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि लोगों को जो अवार्ड देना है, पुरस्कार देना है, लोगों को अप्रिशिएट करना है, ये टाइटल नहीं है, ये टाइटल नहीं है, ये पुरस्कार है जो लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए दिया जाता है। एक व्यक्ति को भारत रत्न मिलेगा तो दूसरे लोग भी सोचेंगे कि मैं भी भारत रत्न बन जाऊं, तो पुरस्कार देना चाहिए, दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 14 से लेके और 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, समानता की बात की गई है। क्या भारत में समानता के जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में क्या है, रियलिटी में क्या है, क्या होना बाकी है, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए पढ़ने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। ब्रेक के बाद तो हम लोग अभी सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी का जो सेकंड सेशन है, इसमें मैं आपको राइट टू इक्वलिटी तक पढ़ा चुका था। राइट टू इक्वलिटी के बाद अगर हम देखेंगे तो आपको राइट टू फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में देखो, मैं आपको जो संविधान बता रहा हूं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, ये लेक्चर एक ऐसा लेक्चर है जिसके माध्यम से आप संविधान को समझने की कोशिश करेंगे, उसके गोल्स क्या हैं, उसके इश्यूज क्या क्या हैं, मुद्दे क्या क्या हैं, यूपीएससी के लिए क्या करना है, पढ़ना कैसे है। लेक्चर को नोट तो करेंगे, सुनने पे ज़्यादा फोकस करें। जब आप घर पे जाएंगे तो जब नोट्स को पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा फायदा होगा आपको। मैं हमेशा ऐसा नहीं कि मैं आपको एक एक आर्टिकल रटाने जा रहा हूँ, मैं आपको एक थीम बताने जा रहा हूँ, हर आर्टिकल क्या डिमांड कर रहा है, क्यों लिखा गया है, क्या उद्देश्य है उसके पीछे। तो आर्टिकल 19 में हमें जो बताया गया है वो हमें फ्रीडम के बारे में बताया गया, हमें लिबर्टी के बारे में बताया गया। आर्टिकल 19 में 19(1) की बात करेंगे तो हमें वहां बताया गया है राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, हमें भाषण देने का अधिकार है, हमें एड्रेस करने का अधिकार है, हम स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेशन का अधिकार है, हमें प्रेस का जो अधिकार है, न्यूज़पेपर का जो अधिकार है, वो अलग से नहीं है, इसी में शामिल है, 19(1)(a) में ही शामिल है, अलग से उसके लिए संविधान में कुछ जगह नहीं दी गई है। वो राइट टू एक्सप्रेशन है। आपने एडिटोरियल अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो वो भी तो विचारों को व्यक्त करना हो गया ना, वो राइट टू एक्सप्रेशन हो गया आपका। आप किसी कार्टून को बना रहे हैं और न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, वो भी तो राइट टू एक्सप्रेशन हो गया आपका। तो मेरे कहने का मतलब है, जिन चीजों को मैंने आपको बताया, जिन चीजों को मैंने आपको समझाया कि राइट टू स्पीच, अब स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप स्पीच का फायदा उठाएं। अमेरिका का जब संविधान बना था तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि वहां लिमिटेशंस नहीं थे। भारत में लिमिटेशन है, भारत में मर्यादाएं हैं, लिमिटेशन दिए गए हैं आपको, स्वतंत्र आपको लिबर्टी तो दी गई है, उसके साथ साथ में आपको रिस्ट्रिक्शंस भी दे दिए गए हैं। अब राइट टू स्पीच है, अब राइट टू स्पीच में आप क्या करते हैं, आप एक ऐसी स्पीच दे रहे हैं कि जिसमें दो कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, अपने राइट टू स्पीच का मिसयूज कर रहे हैं। आप राइट टू एक्सप्रेशन में क्या कर रहे हैं, आपने किसी देवी देवता के चित्र बना दिए, ऐसे पिक्चर बना दिए जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप। तो मीन्स मैं आपको ये कहना चाहता हूं
कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो राइट है उसमें लिमिटेशन भी दिए गए, और लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन दिए गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। संविधान में, लोकतंत्र का मजा तो वही है जिसको हम एंजॉय कर सकें। अब राइट टू स्पीच है। अब राइट टू स्पीच में मैंने एक मुद्दा उठाया था बीच में, राइट टू स्पीच में मैंने मुद्दा उठाया था कि हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी, उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया तो बहुत सारी बातें स्टार्ट हो गई। आपने कोई मुद्दा उठा दिया तो फिर हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जी ने फिर कहा कि राइट टू डिसेंट होना चाहिए लोकतंत्र में। अगर हम अपनी असहमति को व्यक्त न कर सके तो ऐसे लोकतंत्र का मतलब क्या है? राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन का मतलब वही है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम एक दूसरे के आइडियाज को, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर राहुल गांधी ने बोला तो राहुल गांधी को पकड़ लिया जाएगा, नहीं, ये डेमोक्रेसी है, हम अपनी बात को रख सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि पता चला कि दाभोलकर साहब ने कुछ बोल दिया तो उनको गोली मार दी, जाके पंसारे को जाके गोली मार दी, कलवर्गी को जाके कर्नाटक में उनको जाके शूट कर दिया कि नहीं वो अपनी बात को रख नहीं सकते हैं। या आपने किसी कहीं कुछ लिख दिया या कहीं कुछ बोल दिया तो पता चला कि किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में अधिकार होता है अपनी बात को रखने का। और ऐसा अगर नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी में आपको अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब आज भी हम वो गोल्स अचीव नहीं कर पाए जिनके लिए वो संविधान लिखा गया है। ये मेरा कहने का मतलब है। समझ में आया सभी को? और ऐसा कहीं भी मुद्दा उठता है जहां राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू एक्सप्रेशन हम पी के पिक्चर के साथ जोड़ सकते हैं। आमिर खान को अधिकार है, क्या अधिकार है कि अपने राइट टू एक्सप्रेशन में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से कर रहे हैं ना, वो पिक्चर के माध्यम से बता रहे हैं, वो तो राइट टू एक्सप्रेशन हो गया। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि उनके पोस्टर फाड़ दिए जाएं, राइट, उनको केसेस में फंसा दिया जाए कि नहीं साहब ये तो आदमी हमारे सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। अब धर्म के ठेकेदार तो हमेशा हर जगह तैयार हो जाते हैं। अरे भगवान की रक्षा कर रहे हैं आप, भगवान की रक्षा करने की औकात है आपकी? क्या भगवान की रक्षा करेंगे? आप बताओ, कैसा कोई आदमी हो सकता है कि भगवान की रक्षा करे? लगता है आपको? क्या हैसियत है आपकी, या क्या हैसियत है हमारी कि हम लोग भगवान की रक्षा करें? भगवान अपनी रक्षा खुद करेंगे, हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोकतंत्र में हमें सीखना होगा कि कहां पिक्चरें क्या बता रही हैं, क्या पिक्चरें राइट टू एक्सप्रेशन का एक माध्यम है या नहीं है। ये आपको डिफरेंट एंगल से चीजों को सोचना है। समझ में आपको? और जब भी कोई ऐसे मुद्दे उठते हैं आपके एग्जाम के लिए हमेशा महत्वपूर्ण है वो। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो निश्चित रूप से आपके उसी चीज को पूछने की कोशिश करूंगा मैं कि क्या आपको मैच्योरिटी है या नहीं है। फिर मैं देखूं अच्छा हमारे संविधान में और क्या लिखा हुआ है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आप भारत में कहीं भी जाके सेटल्ड हो सकते हैं, किसी भी जगह एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। वहां अपना जमीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन अलग है, बट आप कहीं भी जा सकते हैं, भारत में कहीं भी सेटल्ड हो सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं जाके, कहीं भी रह सकते हैं जाके। बड़ी अच्छी बात है, हमें फ्रीडम मिला इस बात का, हमें लिबर्टी मिली इस बात की। कितना अच्छा है ये। बड़ा दुख होता है कि जब किसी प्रांत के लोग रहने वाले किसी दूसरे प्रदेश के लोगों को रहने वाले उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं, वो भी भारत का एक अभिन्न अंग है ना। फिर क्यों कभी कभी उनके सामने समस्याएं आ जाती हैं कि उनको भागना पड़ता है? क्यों हमारे लोग कुछ ऐसे बेकार के लोग हैं जो मतलब समाज में कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि जिससे उन्हें परेशानी हो जाती है।
नहीं लगता उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है ये, नहीं लगता उनके साथ पक्षपात है ये। जब हमने संविधान में गारंटी दी है उनको कि वो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल्ड हो सकते हैं, फिर क्या परेशानी है? फिर किस बात की परेशानी है? बताओ मुझे, किस बात की दिक्कत है? वो चाहे बेंगलोर में रह रहे हो या पुणे में रह रहे हो या चाहे मिजोरम में रह रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? भारतीय तो है ना, हम इंडियन है ना, फिर क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा इस मुद्दे को कि हमारी जो आजादी है, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक ट्राइब्स रह रही हो अंडमान निकोबार में, आप उसके कल्चर को जाके नुकसान पहुंचा रहे हो, उसके कल्चर को जाके आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, यस आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। बट रिस्ट्रिक्शंस कैसे होने चाहिए? रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए, उसका कोई आधार होना चाहिए, उनका कोई ग्राउंड होना चाहिए। हमें अधिकार दिया गया है, हमें राइट दिया गया है, हमें राइट दिया गया, राइट टू असेंबली। हम कोई यूनियन बना सकते हैं, हम असेंबली कर सकते हैं, राइट टू बिजनेस दिया गया है, राइट टू प्रोफेशन दिया गया है, सब अधिकार हैं आपको, ये फ्रीडम है आपका। लेकिन हाँ, हमारे संविधान में उतना ही रिस्ट्रिक्शन भी दिया गया है। असेंबली का मतलब ये नहीं होता कि आप बंदूकों के साथ, पिस्टल के साथ, हथियारों के साथ आप कोई असेंबली करें, ये लिमिटेशन है। एक हमारे संविधान में एक और राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट था, बट शिफ्टेड टू 300A राइट नाउ। उसको हमने क्या किया है, उसको हमने लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया है। पहले वो फंडामेंटल राइट्स था, अब वो लीगल राइट्स हो गया, अभी वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, हमें समझना ये है, और मौलिक अधिकारों को हमेशा करंट सिचुएशन में जो भी चीजें चल रही हैं, आप प्लीज उनको उनके साथ कोरिलेट कीजिए, समझिए कि जो संविधान में चीजें दी गई हैं इनका औचित्य क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, सरकार ने क्या किया है, चैलेंजेस क्या हैं, क्या होना बाकी है। ये आपकी तैयारी एक्सट्रीम लेयर की तैयारी, एक्सट्रीम लेयर, जहां पे आपको पहुंचना है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपके लिए चाहिए, यही आपकी तैयारी है। इन्हीं चीजों से मैं समझ सकता हूं। लोग बोलते करंट अफेयर्स नोट करना चाहिए, मैं कितना करंट अफेयर्स नोट करूंगा? करंट अफेयर्स तो एक ऐसा प्रोसेस है, हर चीज मेरे लिए करंट अफेयर्स है, हर चीज। राष्ट्रपति ने अगर टॉलरेंस के लिए स्पीच दी तो मेरे लिए वो भी करंट अफेयर्स है। वो पूछा नहीं जाएगा प्रीलिम्स में राष्ट्रपति ने क्या स्पीच दी, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये कोई करंट अफेयर्स होता है भला? बट नहीं, मेरे लिए करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मुद्दे को रेज क्यों कर रहे हैं, क्या उसके पीछे कारण है, प्रेसिडेंट इस चीज को रेज क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे, ये मैं जरूर सोचूंगा। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं न्यूज इसीलिए देखता हूं। और मैं कौन सी चीज, कौन सी स्टडी, कौन सी चीजों को मैं कहां पर मैं पेश करूंगा, ये मेरे थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट है। मैं बोल नहीं सकता हूं कि मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर हमेशा डायनेमिक होगा। मेरा आंसर ऐसा नहीं हो सकता कि जो लास्ट टाइम मैंने आंसर दिया था इस समय भी वही आंसर दूं। इंप्रूवमेंट होना चाहिए हमेशा थॉट प्रोसेस में। तो फ्रीडम की बात मैंने जैसे की, और फ्रीडम तो फ्रीडम होता है, फ्रीडम को देखा जाए तो फ्रीडम का मिसयूज भी होता है। और इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति अगर डिपेंडेंट है, स्लेव है, तो मतलब नहीं बनता है। और कभी भी मिडिल पाथ हमेशा अच्छा होता है, लिबर्टी हो बट उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, अदरवाइज लोग मिसयूज करेंगे। अब एक सवाल ये उठता है कि उस समय जब संविधान बना था तो संविधान बनते समय जो है कोई भी जो इंटरनेट की जो बात है, जो सोशल मीडिया की बात है, उस समय तो नहीं थी। इंटरनेट तो बाद में आया, संविधान पहले लिख दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना दिया गया।
तो अगर हम सोशल मीडिया की बात करेंगे तो क्या सोशल मीडिया पर लिखना भी राइट टू एक्सप्रेशन है? मुद्दा तो ये है। सोशल मीडिया पे लिखना, आप लिखते हैं ना सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे लिखते हैं ना, अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं। किसी ने पिक्चर डाली, आपने लिख दिया नाइस, ये भी तो एक्सप्रेशन ही है ना, और क्या है? अब सोचना यह है कि क्या उस पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? क्या फेसबुक पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए? अगर आप नाइस भी लिखें तो पहले गवर्नमेंट से पूछें कि मैं नाइस लिख रहा हूं, एक एप्लीकेशन कर दें कि भाई नाइस लिखूं या नहीं लिखूं। तो एप्लीकेशन आएगी उधर से, फिर उसका एक लेटर आएगा, उधर से पूछा जाएगा कि भाई हाँ ऐसा कर सकते, आप लिख सकते, फिर आप लिख दो। क्या सही है ये? क्यों नहीं सही है? मैं वही पूछना चाह रहा हूं ना, क्या वो राइट टू एक्सप्रेशन में आता है? क्या राइट, आरटीआई का जो अधिकार है, अब फिर सोचने की बात है कि जो आरटीआई का अधिकार है वो किस में आता है? क्या आरटीआई का अधिकार, आज देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको प्रीलिम्स में, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आरटीआई का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल है या पॉलिटिकल है या लीगल है? आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, ये सर ने क्या पूछ लिया। आप जाके पढ़ो, देखो इन चीजों को, समझो। और मैंने आपको बताया कि जो चीजें मैंने आपको अभी पहले बताई थी जब रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, उन चीजों का फोकस करो। समझ में आया आपको? चीजों को बस सोचते रहना है। नाइनटीन के बाद हम बात करेंगे, आर्टिकल 20 की बात करेंगे। आर्टिकल 20 में ड्यूअल जियोपार्डी की बात की गई। वो क्या होता है? किसी व्यक्ति को किसी क्राइम के लिए विटनेस के लिए बाइंडिंग नहीं है कि उसको जबरदस्ती बोला जाएगा कि नहीं आपको विटनेस देना ही है। एक चीज ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता है। एक ही क्राइम के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। या हमारे संविधान ने हमें प्रोटेक्शन दिया है। और किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ही उसको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिगरेट पीना 2 अक्टूबर को गुनाह है और किसी आदमी ने 1 अक्टूबर को सिगरेट पी ली, तो पता चला 500 रुपए पेनल्टी उसे ले ली कि भाई तुमने सिगरेट पी है। सिगरेट पीना गुनाह किस तारीख को बताया गया? 2 तारीख को। ये 3 चीजें ध्यान रखना जो कि आर्टिकल 20 में आता है। आर्टिकल 20 में आता है ये। इसका महत्व क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। आपके अधिकारों के साथ, आपके लोकतंत्र के साथ, आपकी लिबर्टी के साथ कोई नुकसान न पहुंचा पाए, इसलिए गारंटी आपको दी है। आर्टिकल 21 की बात करेंगे। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ क्या होता है? राइट टू लाइफ में यह बताया गया है, जीवन जीने के अधिकार में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन जीने का अधिकार कब छीना जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से होगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसी के द्वारा होगा। कसाब को फांसी दी गई प्रोसीजर के द्वारा, याकूब मेनन को फांसी दी गई प्रोसीजर के द्वारा। विदाउट प्रोसीजर कुछ नहीं होता। यहां संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। वो राइट टू लाइफ है। आपको जीवन जीने का अधिकार है। आपको समझ में आया? अब जीवन जीने का अधिकार कैसा होना चाहिए? एक गोपालन केस आया था, जब आप स्टडी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोपालन केस। गोपालन केस में जो फंडामेंटल राइट्स को जो डिफाइन किया गया, बहुत नैरो तरीके से किया गया।
बहुत संकीर्ण तरीके से किया गया। इसमें एक और केस रिलेटेड है, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी जो केस है, उस केस में, मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन किया गया है, उसको एक्सपेंड किया गया है, उसको विस्तारित किया गया है, उसको रीडिफाइन किया गया है। मैं बताना चाहता हूं आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, और आपके जीवन जीने का अधिकार कई चीजों से जुड़ा हुआ है। जीवन जीने का अधिकार कोई ऐसा अधिकार होता है कि आप जीवन जी रहे हैं, आपके मोबाइल को किसी ने ले लिया और देख रहा है भाई इसमें कितनी फोटो हैं, इसमें कितने वीडियो हैं, ये वीडियो किसका है, ये फोटो किसका है, ये फोटो किसका है, बताओ मुझे। राइट टू प्राइवेसी भाई आपकी है, आपका मोबाइल है, आपका वीडियो है, आपके पिक्चर है, किसके क्या फर्क पड़ता है, ये तो आपके है ना, वो आपके पर्सनल है। आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जीवन जीने के अधिकार में आपकी प्राइवेसी को कोई भंग कर रहा है, आपकी प्राइवेसी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ये कैसा जीवन हो गया। अब मैं डिप्रेस हो गया हूं, यार मेरा मोबाइल ले लिया और मेरी सारी चीजें देख ली, मैं डिप्रेस हो गया, ये कैसा जीवन है यार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 21। यस, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमारा कोई मोबाइल चेक नहीं कर सकता आज से। अच्छा, आधार कार्ड में सरकार ने हमारा सारा डेटा ले लिया, सब नाम, पता, मकान नंबर, घर नंबर, लड़के का नाम, उम्र कितनी है, बाप क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, अम्मा क्या करती हैं, सब कुछ तो उसमें लिख दिया उन्होंने। अब कल क्या होगा मालूम है, कल ये होगा कि उस डेटा को कोई दूसरी एजेंसी ने ले लिया, तो पता चला कि ये किस धर्म के, ये तो पता चल गया, ये करते क्या है ये पता चल गया, आप सब पता चल गया, तो फिर कल क्या होगा, कल मिसयूज भी हो सकता है उसका, उस डेटा का मिसयूज किया जा सकता है। और ये हमारी राइट टू प्राइवेसी कि हमारे डेटा को सुरक्षित रखा जाए। लिया किसने, सरकार ने लिया, सुरक्षित कौन रखेगा, सरकार ही रखेगी ना। और हम कहेंगे किससे कि भाई डेटा को सुरक्षित रखो, हम तो जुडिशरी से कहेंगे भाई प्लीज डेटा का कुछ करो आप। राइट टू प्राइवेसी में आ गया, देखो ये। और अभी इसमें मुद्दा चल रहा है आधार कार्ड पे, आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो मैंने इस मुद्दे को कनेक्ट कर दिया आधार कार्ड के साथ में। थॉट प्रोसेस, सोचो इस चीज को।